गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और मध्यकालीन इतिहास में आज हम खिलजी वंश पर चर्चा करने वाले हैं। देखना खिलजी वंश, इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई है वो बलबन की बनाई, उससे पहले रजा सुल्तान इल्तुतमिश। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देख सकते हैं। तो खिलजी वंश के कितने शासक हुए हैं? सबसे पहले तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसको हम जलालुद्दीन खिलजी के नाम से जानते हैं, जो संस्थापक हुए हैं। नंबर 2 अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी पूरे खिलजी वंश के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, इससे बहुत ज़्यादा परीक्षा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तीसरा है कुतुब मुबारक शाह खिलजी या मुबारक खिलजी के नाम से। और नंबर 4 नासिरुद्दीन खुसरो शाह खिलजी, ये खिलजी वंश का अंतिम शासक। तो पहले हम चर्चा करते हैं जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी पर। तो खिलजी का जो शासनकाल रहा है जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी का सन 1290 से और 1296 तक। टोटल जो खिलजी डायनेस्टी रही है ये लगभग 30 वर्षों तक, यानी कि 1290 से 1320 तक, ये कितना आ जाएगा 30 ईयर्स, 30 वर्ष। क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक शासन किस राजवंश ने किया है? तो इसका आंसर होगा तुगलक वंश, जो इसके जस्ट बाद आने वाला है वंश। तो खिलजी वंश का पहला शासक कौन था, यानी कि संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी या जलालुद्दीन खिलजी। तो ऐसा माना जाता है कि जो खिलजी थे ये वैसे तो ओरिजिनल इनका जो मूल स्थान था वो तुर्किस्तान था, यानी कि तुर्क। लेकिन कुछ इतिहासकार या कुछ लोग क्या मानते हैं, इनको अफ़गानी मानते हैं। हाँ, ये अफ़गान के एक पर्टिकुलर जो खिल्ज वहाँ का क्षेत्र है, खिल्ज या खल्ज क्षेत्र में अफ़गानिस्तान के, उसमें निवास करते थे और वहीं की परंपराओं को अपनाया, वहीं के रीति रिवाजों का अनुसरण किया। तो कुछ इतिहासकारों ने इनको अफ़गानी भी लिखा है, जबकि अफ़गानी नहीं, ये भी तुर्क थे। जैसे बलबन इल्तुतमिश क्या थे, इलबरी तुर्क, ये भी एक तुर्की थे। तो मूल निवास इनका क्या होगा, तुर्किस्तान। बलबन के दरबार में सेवा करने के लिए आए थे, वहाँ पर नियुक्ति हुई थी इनकी एक दरबारी के रूप में। और धीरे धीरे जो बलबन के उत्तराधिकारी थे, यानी कि कैकुबाद और क्यूमर्स, ये उसके दरबार में भी हुए और वहाँ पर ये तरक्की करने लगे, यानी कि अपग्रेड हुए। उसमें एक पद दिया गया, दीवाने आरिज का पद, और बाद में अमीर आखूर के भी पद पर नियुक्त किया गया। तो बलबन के दरबार में नियुक्ति हुई, कैकुबाद के दरबार में पदोन्नति हुई, यानी कि और भी प्रोग्रेस की जलालुद्दीन खिलजी ने। और एक उपाधि दी गई सरेजादार। देखना सरेजादार क्या होता है, जैसे निजी बॉडीगार्ड होते हैं, इसको क्या कहेंगे हम, अंगरक्षक, बॉडीगार्ड पर नियुक्ति हुई। और इसी के बाद में आरिज ए मुमालिक, क्या हो जाएगा, आरिज ए मुमालिक के पद पर नियुक्ति हुई। ये क्या होता है, एक सैन्य विभाग, यानी कि एक सेना मंत्रालय कह सकते हैं हम इसको, सैन्य विभाग का इसको प्रमुख बना दिया गया। पहले किस पद पर था, सरेजादार के पद पर, यानी कि बॉडीगार्ड या निजी अंगरक्षक के पद पर। उसके बाद में क्या बना, फिर आरिज ए मुमालिक सैन्य विभाग का हेड बनाया गया। और इसको शाइस्ता खां की उपाधि भी दी गई, कैकुबाद में शाइस्ता खां की उपाधि। एक्चुअली क्या था, कैकुबाद के दरबार में जो वास्तविक सत्ता थी वो निजामुद्दीन के हाथ में थी। ये भी एक दरबारी हुआ है। अब निजामुद्दीन को हटाना चाहता था, तो कैकुबाद के जो ये थे, एक बहुत ही निजी कैकुबाद का, उसकी हत्या की थी। और यहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी को शाइस्ता खां की उपाधि दी गई और इसको अपग्रेड किया गया, अपना निजी सहायक भी बनाया। उसी दौरान क्या हुआ था, शाइस्ता खां की उपाधि दी गई। निजामुद्दीन की हत्या की किसने की थी, खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी ने। उसके बाद में जो क्यूमर्स था ये भी काफ़ी महत्वाकांक्षी था। क्यूमर्स जो अंतिम शासक हुआ है, जैसे कैकुबाद क्यूमर्स, क्या खुसरो भी हुआ है वैसे, तो क्यूमर्स की भी हत्या किसने की थी, जलालुद्दीन खिलजी ने। इसको एक प्रोफेसर इरफान हबीब हुए हैं AMU के, उन्होंने कहा कि खिलजी वंश की प्रथम क्रांति, खिलजी वंश की स्थापना की गई थी। और प्रथम खिलजी क्रांति किसने कहा, प्रोफेसर इरफान हबीब ने। उनका एक कमेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रथम क्रांति क्या थी, तो खिलजी क्रांति क्या, जब क्यूमर्स की हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना की। तो खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। स्थापना के दौरान फिर राज्याभिषेक होता है दिल्ली में। राज्याभिषेक किस स्थान पर, जो किला खोरी का महल बनवाया था। राज्याभिषेक कहाँ पर, किला खोरी या किलागढ़ी भी इसका नाम है। इस महल में राज्याभिषेक होता है और ये महल किसने बनवाया था, कैकुबाद ने। इसी महल में राज्याभिषेक किया गया।
लेकिन बलबन का जो सिंहासन था वो इसी महल में रखा हुआ था। और बलबन एक बहुत ही क्रूर शासक था। उसका एक कहना था कि जब भी मैं किसी गरीब या तुच्छ व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे शरीर की प्रत्येक नाड़ी क्रोध से उत्तेजित हो उठती है। वो गरीबों को प्रवेश नहीं देता था अपने राजमहल में। तो महल में जो सिंहासन रखा हुआ था, एक थ्रोन रखा हुआ था, यानी कि जो चेयर थी बड़ी, सिंहासन पर बैठने से इनकार किया था। किसने किया था? जलालुद्दीन खिलजी ने। और क्या कमेंट किया था, क्या कहा कि बलबन जो सुल्तान थे, ये सुल्तान बलबन यहाँ पर बैठते थे और मैंने उनकी सहायता की है। यानी कि उनके दरबार में सेवक के रूप में नियुक्त हुआ था पहले जलालुद्दीन खिलजी, तो उस सिंहासन पर बैठने से मनाही की थी। आगे देखते हैं। इनके 3 पुत्र थे। एक तो कौन? खान खाना, ज्येष्ठ पुत्र का नाम खान खाना, बल्कि उपाधि थी, और एक अरकली खां और एक कद्र खां था। अरकली खां और कद्र खां, इनकी जो नीति थी ये एक निरंकुशवादी यानी कि निरंकुश कल्याणकारी नीति के बारे में चर्चा करते हैं। निरंकुश कल्याणकारी नीति रही है जलालुद्दीन खिलजी की। बलबन के भतीजे मलिक छज्जू को मानिकपुर और कड़ा का सूबेदार नियुक्त किया। मानिकपुर पश्चिम बंगाल में एक जगह पड़ती है, तो मानिकपुर का सूबेदार, यानी कि जो पूर्वोत्तर राज्य वो भी उसी के अंडर में आते थे उस टाइम पर, वहाँ का वो सूबेदार यानी कि राजस्व का सारा अधिकार या जो शाही खजाना था पूर्वोत्तर राज्यों का, उसका कलेक्ट करने वाला ये बना। एक इनके संबंधी थे जलालुद्दीन खिलजी के संबंधी अहमद चप। क्या नाम था? अहमद चप। अच्छा, नाम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, अहमद चप। अहमद चप को अमीर हाजिब के पद पर नियुक्त किया गया था। यानी कि ये किसका परिचय दिया? अपनी कल्याणकारी नीति का, यानी कि जो लिबरल होते हैं, उदारवादी नीति थी कि सभी को बराबर आंकना। अहमद चप को किस पर नियुक्त किया गया? अमीर ए हाजिब के पद पर। यह पद क्या होता था कि जो आगंतुक थे, बाहर से आने वाले, उनका वेलकम करने वाला, उनका स्वागत करने वाला। यानी कि कोई बाहर से आएगा विदेश से या दूसरे प्रदेशों से, दूसरे राज्यों से, उनमें डीलिंग होगी बैठकर वहाँ पर, यानी कि ये पदाधिकारी बातचीत करेगा उनसे। कथन इनके बारे में कहा जाता है जलालुद्दीन के कि मैं एक मुस्लिम शासक हूं और रक्त बहाना मेरी आदत नहीं है। क्योंकि आगे हम पढ़ने वाले हैं जो जलालुद्दीन खिलजी के समय के जो विद्रोह हैं, इसने अपने कई विद्रोहियों को माफ़ किया था। जैसे एक मलिक छज्जू का भी विद्रोह हुआ था, तो मलिक छज्जू को बाद में माफ़ कर दिया गया था। दिल्ली के एक षड्यंत्रकारी थे, उनको नाव में बैठाकर बंगाल की तरफ रेफर कर दिया था। तो अपने प्रतिद्वंदी या षड्यंत्रकारी उन्हें ये माफ़ कर दिया करता था। तो क्या नीति थी कि मैं एक मुस्लिम शासक हूँ और रक्त बहाना मेरी आदत नहीं है। ये इनके बारे में कमेंट किया जाता है। एक इतिहासकार हुए जियाउद्दीन बर्नी। बर्नी ने क्या कहा है जलालुद्दीन खिलजी के बारे में? वह एक चींटी को भी नुकसान न पहुंचाने की नीति पर विश्वास करता था, कि वो एक चींटी को, एक आंट को, जो छोटी चींटी होती है, उसको भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। ऐसी जलालुद्दीन की नीतियां थी। तो नीति कौन सी थी? कल्याणकारी नीति पर इसने कार्य किया है। लेकिन इसके समय में कई विद्रोह होते हैं, कई और सुधार भी किए थे, उनके बारे में अभी चर्चा करते हैं। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। अभी आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में विद्रोह कौन कौन से हुए हैं। रिवॉल्यूशन विद्रोह, एक तो मलिक छज्जू का विद्रोह हुआ है जो मानिकपुर में हुआ था, पश्चिम बंगाल, जो कड़ा और मानिकपुर का सूबेदार नियुक्त किया था। मलिक छज्जू कौन था? अभी आपको बताया था कि बलबन का जो भतीजा था, इसे मानिकपुर और कड़ा का सूबेदार नियुक्त किया था। और यहीं पर इसने जलालुद्दीन के खिलाफ एक विद्रोह किया, अपने नाम के सिक्के चलाए और वहाँ पर एक उपाधि धारण की, मोगिसुद्दीन, अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। खुतबा जो एक जुमे की नमाज का एक पार्ट होता है, तो उसमें अपना नाम पढ़वाया था। तो ये इसने गलती, मुस्लिम वर्ग चूँकि इसके खिलाफ हुआ। फिर तो मलिक छज्जू का विद्रोह मानिकपुर में हुआ, उपाधि कौन सी थी? मोगिसुद्दीन, और अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। क्या किया? विद्रोह को कुचलने के लिए अपने छोटे पुत्र अरकली खां के साथ में वो अभियान पर निकला, और जो टुकड़ी, सैनिक टुकड़ी बनाएगी, उसकी अग्रणी टुकड़ी का नेतृत्व अरकली खां ने किया। तो अरकली खां ने उसे गिरफ्तार किया, बंदी बनाया, और जब खेमे में पेश किया गया, यानी कि जलालुद्दीन के सामने, तो उसने फिर माफ़ीनामा पर एक हस्ताक्षर किए। जलालुद्दीन ने उसको माफ़ कर दिया था। देखना, बंदी बनाया गया, लेकिन जलालुद्दीन ने उसे माफ़ कर दिया, क्योंकि जो नीति थी वो एक काफ़ी लिबरल थी, उदारवादी नीति, कल्याणकारी कह सकते हैं।
अब क्या हुआ, मानिकपुर का जो सूबेदार बनाया गया ये अलाउद्दीन को बनाया गया। अलाउद्दीन ये क्या था, जलालुद्दीन का भतीजा और दामाद भी लगता था, कि अलाउद्दीन को मानिकपुर का अगला सूबेदार बनाया। क्वेश्चन आया हुआ है कि मलिक छज्जू के बाद में मानिकपुर का सूबेदार किसे नियुक्त किया गया था, तो किसे किया गया, अलाउद्दीन खिलजी को, जो बाद में खिलजी क्रांति लाया था दूसरी। एक इसने क्या किया, जलालुद्दीन ने ठगों का अंत किया। दिल्ली के आसपास का जो जंगल था वहाँ पर कुछ लुटेरे या ठग हुआ करते थे, उनका अंत किया और उनको गिरफ्तार करके नाव में बैठाकर, जो नाव के ये नदी मार्ग से, जो यमुना नदी है ये कहाँ पर मिलती है फिर गंगा में, इलाहाबाद में, तो यमुना नदी मार्ग से नाव में बैठाकर बंगाल की ओर उनको रेफर कर दिया गया। यहाँ भी काफ़ी उदारवादी नीति अपनाई। दूसरा, एक ताजुद्दीन कूची ने एक षड्यंत्र रचा था। ये क्या चाहते थे, कुछ दरबारी मिलकर कि राजा का हम अंत करेंगे और ताजुद्दीन कूची को सुल्तान बनाया जाएगा। लेकिन क्या हुआ, षड्यंत्र के बारे में जब पता चलता है जलालुद्दीन को, इसे षड्यंत्र को नाकामयाब कर देता है और लेकिन षड्यंत्रकारियों को बाद में माफ़ भी करता है। तो यहाँ पर उदारवादिता का अपना परिचय दिया है। षड्यंत्रकारियों के प्रति काफ़ी उदारवादी नीति रही है। क्वेश्चन ये आया हुआ है कि कौन सा दिल्ली का सुल्तान था जो अपने विरोधियों को संतुष्ट करने में काफ़ी प्रयास करता था, तो कौन था, जलालुद्दीन खिलजी। क्योंकि जो षड्यंत्रकारी या इसके ओपोनेंट थे या विद्रोही थे उनके लिए उदारवादी नीति थी। एक सिद्दी मौला का विद्रोह, क्वेश्चन अनेकों बार परीक्षा में पूछा गया कि सिद्दी मौला का विद्रोह किसके शासन काल में हुआ था, तो इसका आंसर क्या रहेगा, जलालुद्दीन खिलजी। सिद्दी मौला कौन थे, पहले इनके बारे में जानते हैं। ये ईरान के निवासी थे और जो भारत में आए थे और सूफी संप्रदाय से जुड़े हुए थे। भारत में जो सबसे बड़ा सूफी सिलसिला, सूफी संप्रदाय हुआ है, ये चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय के जो फाउंडर थे भारत में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अजमेर में जिनकी दरगाह बनी हुई है, उनके एक शिष्य हुआ करते थे फरीदुद्दीन गंज शकर। क्या नाम था, फरीदुद्दीन गंज ए शकर। फरीदुद्दीन गंज ए शकर के ये शिष्य थे, कौन, सिद्दी मौला। और इन्होंने अपना केंद्र दिल्ली में बनाया था। दिल्ली में खानका की स्थापना की। खानका क्या होता है कि जहाँ पर सूफी लोग रहते हैं और अपना खाना पीना भी करते हैं, तो खानका नाम दिया गया है। उस खानका में लगभग प्रतिदिन हजारों व्यक्ति भोजन करते थे, यानी कि जैसे लंगर व्यवस्था, भंडारा व्यवस्था होती है। फरीदुद्दीन गंज शिखर के अनुयायी थे और खानका में हजारों लोग भोजन करते थे प्रतिदिन। इनके पुत्र का नाम भी खाने खान था, यानी कि उपाधि एक दी गई थी। कितने पुत्र थे, 3। जलालुद्दीन के 3 पुत्र थे। तो ये जो एक सिद्दी मौला का विद्रोह हुआ है, एक पुत्र जो खान खाना, यानी कि जो ज्येष्ठ पुत्र था, खान खाना भी सिद्दी मौला का अनुयायी था। बर्नी, जयाउद्दीन बर्नी जो लेखक हुए, उन्होंने अपनी पुस्तक तारीख फिरोज शाही में ये क्या, जलालुद्दीन के बारे में, यानी खिलजी वंश के बारे में कुछ जानकारी देने का प्रयास किया। हालांकि सभी जानकारी नहीं मिलती, तो क्वेश्चन आता है कि तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन थे, जयाउद्दीन बर्नी। खैर, इसके भी बारे में लिखते हैं बर्नी क्या, कि यहाँ पर सिद्दी मौला को जो मौत के घाट उतारा गया और एक ऐसी क्रूर सज़ा दी थी जो अब तक नहीं दरबार में दी गई थी। क्या थी सज़ा, कि इसे हाथी के पैर के नीचे कुचलवाया था सिद्दी मौला। ये कहा जाता है कि एक षड्यंत्र रचा इन लोगों ने, हालांकि वो झूठा आरोप था या सही था, इसका बाद तक भी पता नहीं चलता है। सिद्दी मौला और इसके 2 अन्य सहयोगी, एक निरंजन कोतवाल, तो षड्यंत्र का आरोप इस पर लगाया गया। उसमें कौन कौन शामिल थे, सिद्दी मौला, हथिया पायक और एक निरंजन कोतवाल। ये तीनों व्यक्ति किसमें, षड्यंत्र में शामिल थे। इन्होंने षड्यंत्र रचा। ऐसा किसका कहना था, सुल्तान का। सुल्तान को कोई किसी ने खुफिया जानकारी दी कि ये तीनों मिलकर एक षड्यंत्र रचेंगे और सुल्तान की हत्या करने के बाद में सिद्दी मौला को दिल्ली का सुल्तान बनाया जाएगा, यानी कि जलालुद्दीन खिलजी के स्थान पर कौन बनेंगे, सुल्तान, सिद्दी मौला। लेकिन जैसे षड्यंत्र का पता चलता है सुल्तान को, इन तीनों को वो सजा देता है। सिद्दी मौला को तो हाथी के पैर के नीचे कुचलवाता है, इतनी क्रूर सजा। और दूसरी जो हथिया पायक और निरंजन कोतवाल, उनको मृत्युदंड दिया जाता है। ऐसा चूंकि सुल्तान ने अभी तक नहीं किया था, तो ये बताते कि चरित्र पर एक कलंक था। वैसे तो उदारवादी नीति थी षड्यंत्रकारियों के लिए, लेकिन इसमें कोई उदारता नहीं दिखाई। कुछ दिनों बाद जो खान खाना, यानी कि जलालुद्दीन का जो ज्येष्ठ पुत्र था, उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उसके गुरु को हाथी के पैर के नीचे कुचलवाया था, ऐसी क्रूर सजा दी थी। और ये अंत तक भी आरोप सिद्ध नहीं होता है कि सिद्दी मौला ने अपराध क्या किया था, इसकी कोई प्रमाणिकता नहीं मिलती है। बस ये केवल अफवाह थी और उसी के आधार पर इनको ऐसी सजा दी गई।
कुछ आक्रमण भी हुए हैं या इनके कुछ अभियान थे। मंगोल आक्रमण हुआ है एक जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में। ये किसके नेतृत्व में? अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में। कौन थे? मंगोल, जो पंजाब के या सिंध के या दीपालपुर एक जगह पड़ती है, उसके माध्यम से भारत की ओर बढ़ने लगे थे। अरकली खां को इसके लिए नियुक्त किया गया। अरकली खां ने अपनी सेना का सहयोग से इसको अब्दुल्ला खां के विद्रोह को रोक दिया, यानी कि पराजित कर दिया इसे। फिर इनके बीच में संधि होती है, उस संधि में मैत्रीपूर्ण संबंध और बढ़ते हैं, यानी कि अब यहाँ से वैवाहिक संबंध भी बढ़ते हैं। लेकिन मंगोल के जो वंशज थे, हलाकू खां के पौत्र उलुग खां ने फिर से आक्रमण किया और अपने 4000 सैनिकों के साथ में, लेकिन बाद में इसे भी हराया गया। जो ये उलुग खां था, उलुग खां को हराया गया, इसमें आत्मसमर्पण किया और बाद में ये दिल्ली में ही निवास करने की योजना बनाने लगे। इनके लिए एक जगह निर्धारित की गई, मंगोलपुरी, जो आज भी मंगोलपुरी के नाम से, दिल्ली के निकट ये मंगोलपुर एक गांव बसाया गया। और जो 4000 सैनिक थे जिसे लेकर आया था ये उलुग खां, इनको मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट किया गया, जो नवीन मुसलमान कहलाए। तो क्वेश्चन है, नए नवीन मुसलमान किसके शासनकाल में थे? ये जलालुद्दीन के। और मंगोलपुरी में इनको निवास स्थान दिया गया। एक अभियान था रणथंभौर अभियान। रणथंभौर कहाँ है? राजस्थान में। और यहाँ का जो अरावली पहाड़ी है, तो अरावली पहाड़ियों के बीच ये क्षेत्र पड़ता है रणथंभौर। यहाँ के राजा कौन थे? हम्मीर देव। तो हम्मीर देव काफ़ी अत्यंत, वो जो क्षेत्र था काफ़ी प्रोस्पेरस था, यानी कि धनी था। और इसकी जो अपना साम्राज्य विस्तार करते हुए हम्मीर देव जैसे बढ़ रहा था, तो इसके विस्तार को रोका गया। हालांकि हम्मीर देव को पूरी तरीके से हरा नहीं पाया था, एक शांति समझौता हुआ था दोनों के बीच में। एक अभियान आता है देवगिरी अभियान, हालांकि अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी कौन था? जलालुद्दीन का भतीजा और दामाद भी लगता था। देवगिरी, अलाउद्दीन था इस समय मानिकपुर का सूबेदार था, लेकिन ये दक्षिण में अभियान करने वाला प्रथम शासक बना था। हालांकि एक सूबेदार के पद पर था, लेकिन तब भी अभियान किया था। और जो सुल्तान था, सुल्तान दिल्ली में था उस टाइम। अलाउद्दीन खिलजी अपने 8000 सैनिक लेकर ये दक्षिण की ओर बढ़ा था। और देवगिरी का उस टाइम पर जो राजा था, कौन? रामचंद्र देव को हराया था। और इसने काफ़ी अपार मात्रा में धन लूटा था वहाँ से। और इसका एक पुत्र था रामचंद्र का, शंकर देव, उसको भी हराया था। फिर इनमें एक संधि हुई, मित्रता पूर्वक एक संधि हुई, बाद में एक वैवाहिक संबंध भी बनते हैं। और ये सब धन लूटकर जैसे ही मानिकपुर पहुँचता है, धन लूटना इसका लक्ष्य था, ना कि अपना साम्राज्य विस्तारवादी नीति। ये तो एक सूबेदार था मानिकपुर का, अब ये मानिकपुर में अपना अलग शासन चलाना चाहता था और सुल्तान को अपदस्थ करके ये खुद से सुल्तान बनना चाहता था। तो धन लूटना इसका लक्ष्य था। मानिकपुर में धोखे से किसको बुलाया गया? जलालुद्दीन को। और जलालुद्दीन का वहाँ पर वध कर देते हैं, है ना, जलालुद्दीन को मार दिया, यानी कि अपने जो षड्यंत्रकारी थे वो गर्दन ही अलग कर दी गई थी। और मानिकपुर की जो बाउंड्री थी वहाँ पर साम्राज्य में घुमाया गया, उसका सिर अलग कर दिया गया, टोर से, यानी कि धड़ से अलग कर दिया गया। और यहाँ से अपने आप को सुल्तान घोषित कर लिया, दिल्ली में अपना राज्याभिषेक कराया। और यहाँ से ये होता है कि जब जलालुद्दीन का वध किया गया, खिलजी वंश की दूसरी क्रांति इसको कहा गया। प्रथम क्रांति किसे कहा गया? और जब बलबन वंश का अंतिम शासक था बलबनी का, कौन? जैसे क्यूमर्स की हत्या किसने की थी? जलालुद्दीन ने। इसे इरफान हबीब ने क्या कहा इतिहासकार ने कि खिलजी वंश की प्रथम क्रांति। और जब जलालुद्दीन को मारा गया, इसे खिलजी दूसरी क्रांति कहा गया, सेकेंड रिवॉल्यूशन ऑफ खिलजी। और इसने अपने आप को दिल्ली में सुल्तान घोषित कर लिया। अब यहाँ से इसका शासनकाल होता है शुरू। तो हमें जानकारी किससे मिलती है? सभी तारीख़ फिरोज शाही से जानकारी मिलती है। तो ये हमने जो काफ़ी कवर करने की कोशिश की है, जितने भी क्वेश्चंस थे, तो सब इससे कवर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बता सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा। ओके, थैंक यू।